हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2, पार्ट चौथा है। पार्ट का नाम है पर्यावरणीय व्यवस्थापन। स्टूडेंट्स के पहले मैंने 2 वीडियो बना के रखे हुए हैं इस पार्ट के ऊपर। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो आपको प्लेलिस्ट में उन वीडियोज़ को आप जाके देख सकते हो। उन वीडियोज़ को देखने से फ़ायदा है कि आपको पूरा लेसन आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण संवर्धन में हमारी जवाबदारी क्या है। पर्यावरण संवर्धन इसके पहले वाली वीडियो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो अब मैं बताने वाला हूँ कि पर्यावरण संवर्धन में हमारी जवाबदारी क्या है। फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। पर्यावरण संवर्धन के विषय में तैयार किए गए बहुत सारे कानून हैं जो सरकार ने तैयार किए हैं। फिर उसके बाद जादव मोलाई एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा। उसका आसाम में उसने पूरे जंगल का निर्माण किया हुआ है। फिर पर्यावरण संवर्धन और जैव विविधता, ये मेन टॉपिक आज का है। और पर्यावरण जैव संवर्धन तथा जैव विविधता 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स, वो 3 प्रकार पढ़ेंगे। फिर देवराई क्या होता है वो पढ़ेंगे। फिर जैव विविधता संवर्धन कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण में आपकी भूमिका क्या रहेगी, ये इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन वीडियो को पूरा स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा, तभी जाके आपको पूरा वीडियो समझेगा और बहुत अच्छी सी जानकारी मिलेंगी। और मैं अंत में एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक प्रश्न आपसे करूंगा, उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पर्यावरण संवर्धन में हमारी जवाबदारी क्या है। तो स्टूडेंट जैसा आप जानते हो पर्यावरण और मानव का संबंध पहले से ही रहा है। ठीक है, मानव ने प्राकृतिक साधन संपदाओं का बहुत ज़्यादा उपयोग किया अपने प्रगति और विकास के लिए, और इतनी ज़्यादा प्रगति और विकास में उसका उपयोग करने लगा कि मानव पर्यावरण के लिए सोचना ही भूल गया, जिसकी वजह से पर्यावरण का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा, बहुत ज़्यादा हानि होने लगी। मानव ने अपनी बुद्धिमत्ता, शक्ति और कल्पना के माध्यम से पर्यावरण का बहुत ज़्यादा उपयोग किया अपने वृद्धि और विकास की वजह से, जिसकी वजह से पर्यावरण का नुकसान होना शुरू हुआ। आपको मालूम प्रकृति में अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां, अलग अलग प्रकार के संपत्ति पाई जाती है पर्यावरण की। इन सभी चीज़ों का मानव ने भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया है, और तब जाके पर्यावरण का संतुलन आज क्या हो गया, बिगड़ गया है। तो बात यहाँ समझ में आती है, यदि बिगाड़ने वाला, पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ने वाला कौन है, मानव है, तो पर्यावरण को बनाने की जिम्मेदारी, पर्यावरण का संतुलन वापस सही करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है, मानव की बनती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, जवाबदारी है। तो इसी जवाबदारी को यहाँ पर हमको पढ़ना है। तो चलिए मैं एक के बाद यहाँ पर एक पॉइंट समझा दूँ। टोटल मैंने यहाँ पर 8 पॉइंट लिख के रखे हुए हैं, आपको एक के बाद एक पॉइंट समझाता हूँ, सारा पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएगा। पर्यावरण तथा मानव का संबंध मानव के अस्तित्व के समय से रहा है। जब से मानव का अस्तित्व आया है तब से पर्यावरण और मानव का संबंध रहा है। मानव ने प्राकृतिक साधन संपदा का असीमित मात्रा में उपयोग किया, जैसे लकड़ी हो गया, खनिज तेल हो गया, खनिज गैस हो गए। ठीक है, इन सभी का असीमित मात्रा में मानव ने क्या किया, उपयोग किया है। स्वयं की प्रगति और विकास के लिए प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश किया है। सही बात है, मानव ने स्वयं की प्रगति और विकास के लिए पर्यावरण का क्या किया, विनाश किया है। जंगल काटे हैं, जंगलों के स्थान पर बांध बनाए, जंगलों के स्थान पर घर बना लिया है, फिर वहीं पर बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित कर दिए। तो इसकी वजह से मानव अपनी प्रगति और विकास के लिए पर्यावरण का क्या कर रहा है, विनाश कर रहा है। मानव अपनी बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति का उपयोग करके, ये सारी चीजें किसके पास है, सिर्फ मानव, और इन्हीं का मानव ने क्या किया, बुरा उपयोग किया, दुरुपयोग करके पर्यावरण को क्या किया, नुकसान पहुंचाया है। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है, पर्यावरण को हो रहा है। प्रकृति ने मानव को जो भिन्न भिन्न प्रकार की साधन संपत्ति दी, प्रकृति में मानव ने बहुत कुछ दिया, जैसे हवा, पानी, फिर पेड़, वनस्पतियाँ, ये सारी चीज़ें किसकी देन है, ये प्रकृति की देन है। और उन साधन संपत्तियों को मानव ने क्या किया, भरपूर उपयोग किया है। सुखी समृद्ध जीवन जीने की लालच में वह प्रकृति से जितना ले सकता था उतना उसने ले लिया है। आपको मालूम है, मानव ने सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए प्रकृति से जितना आवश्यक चीजें थी उतनी उसने ले लिया, और इसकी वजह से पर्यावरण का नुकसान होना शुरू हुआ है। इससे बात समझ में आती है कि आज का पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आज कोई पर्यावरण का संतुलन वापस पहले जैसा कर सकता है तो कौन कर सकता है, सिर्फ मानव कर सकता है। यदि मानव पर्यावरण बिगाड़ने का काम किया है तो पर्यावरण संवर्धन और संरक्षण करने का काम किसका रहेगा स्टूडेंट्स, मानव करेगा। इसलिए हमारे आसपास हमें पेड़ लगाने चाहिए, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें करके हम लोग पर्यावरण का संवर्धन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे देखते हैं।
स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, तितलियां पर्यावरण संतुलन में किस तरह से योगदान देती है। जो तितलियां होती है पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने के लिए किस तरह से योगदान देती हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, तितलियां फूलों में परागण की प्रक्रिया में भाग लेती है। सही बात है, जब पुष्प क्या करते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं, तो स्वयं परागण एक प्रक्रिया होती है। स्वयं परागण, पर परागण, इस तरह के दो परागण के प्रकार हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके परागण के ऊपर देख सकते हो। तो परागण प्रक्रिया में भाग लेती है, जिसकी वजह से वनस्पतियों में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। ये पहली चीज हो गई। दूसरा चीज, इस कारण पत्तियों में क्या होता है, प्रजनन होता है। प्रकृति में वनस्पतियों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब उनका प्रजनन होगा तो वनस्पतियों में संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगा। तितलियां अनेक कीटकों का क्या करती है, भक्षण करती है। जो कीटक होते हैं, जो वनस्पतियों में बैठते हैं, जिनकी वजह से वनस्पतियों को क्या होगा, नाश होगा, वनस्पतियां खराब होंगी, उन सभी कीटकों का भक्षण कौन करती है, तितलियां करती है। जिसकी वजह से उन भक्षणों की संख्या कम हो जाएगी और जो वनस्पतियां नुकसान होने वाली रहेंगी वो बच जाएंगी। रंग बिरंगी तितलियों के कारण आसपास का परिसर क्या होता है, प्रसन्न रहता है। रंग बिरंगी तितलियों के कारण आसपास का परिसर प्रसन्नता से भर जाता है। आपको मालूम है, रंग बिरंगी तितलियां रहेंगी, इसकी वजह से आसपास का माहौल कैसा रहता है, एकदम खुशी रहता है। जिस परिसर में तितलियां पाई जाती है वहां का परिसर संतुलन माना जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा पर्यावरण संवर्धन के विषय में तैयार किए गए कानून। अलग अलग कानून तैयार किए, यहाँ 3 से 4 कानून के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण के संवर्धन को यदि आपको बचाना है तो सरकार ने अलग अलग कानून तैयार किए। उन कानून के दायरे में रहकर आपको पर्यावरण की चीज़ों का इस्तेमाल करना है। यदि आपने उसका ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया तो उसके ऊपर दंड है और कारावास की सजा हो सकती है। ऐसा सरकार द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। ठीक है, तो पहला है वन संवर्धन अधिनियम 1980। इसके द्वारा वन का संरक्षण हेतु वनों के लिए आरक्षित की गई जगह, अगर कोई जगह वनों के लिए आरक्षित की गई, रिजर्व की गई है, वनों के लिए जगह की, मतलब वहां पर आप कोई घर नहीं बना सकते, वहां आप खेती नहीं कर सकते, अन्य कारणों से भी के लिए भी उपयोग न करने की प्रतिबंध लगाया गया है। मतलब आप वन संरक्षण हेतु वनों के लिए जो जगह आरक्षित की गई है, उन जगहों पर आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, न आप खेती कर सकते हो, ना आप घर बना सकते हो वहां पर। ठीक है, अगर आपको वहां पर कोई कुछ काम करना है तो उससे पहले आपको केंद्र सरकार की क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार की अनुमति लिए बिना अगर आप कुछ काम करते हो तो आपको अपराधी माना जाएगा और 15 दिन के कारावास का दंड दिया जाएगा। ये किसके अंतर्गत आता है, वन संवर्धन अधिनियम के अंतर्गत आता है। अगर किसी ने पूछा वन संवर्धन अधिनियम क्या है, तो इसके अंदर वनों के लिए जो आरक्षित जगह रखी गई है, उस आरक्षित जगह पर आप किसी भी कारण से किसी भी चीज का उपयोग नहीं कर सकते, ना घर बना सकते हो, ना खेती कर सकते हो, ना उन जंगलों को काट सकते हो। यदि आपको वहां पर कुछ खुदाई काम या कुछ भी काम करना है, उसके लिए पहले केंद्र सरकार से आपको अनुमति लेना पड़ेगा। यदि आपने ऐसा काम नहीं किया, मतलब बिना अनुमति लिए कुछ काम कर दिया, तो आपको अपराधी माना जाएगा और आपको 15 दिन की कारावास दी जाएगी। तो चलिए अब अगला कानून पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगला कानून हमारा वन संरक्षण अधिनियम 1986। पहला कानून हमने पढ़ा वन संरक्षण 1980, वन संवर्धन 1980। उसके अंदर आपने देखा है जो भी आरक्षित जगह है, यदि उस आरक्षित जगह पर कोई व्यक्ति दूसरा काम करता है, खेती करता है, घर बनाता है, तो उसके लिए क्या है, 15 दिन की कारावास है। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार प्रदूषण पर नियंत्रण रखना, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति और संस्था पर कार्रवाई करना। यदि परिसंस्था को कोई भी पर्यावरण कोई भी हानि पहुंचा रहा है, या कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है, तो उस पर क्या करना, पुलिस द्वारा कार्रवाई करना इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। इस कानून के अनुसार किसी भी उद्योग को निर्धारित मापदंडों की अपेक्षा अधिक प्रदूषकों का वातावरण में निष्कासित करने का अधिकार नहीं। आपको मालूम है, कोई भी जब उद्योग कंपनी चालू होती, कोई भी काम चालू होता है किसी द्वारा, ठीक है, कोई भी मशीनें लागू की जाती किसी शहर में, किसी गांव में, तो उस कारखाने में सरकार द्वारा क्या किया जाता है, कुछ मापदंड बनाए जाते हैं। उन मापदंडों के हिसाब से वो कंपनी या वो कारखाना चालू होता है। ठीक है, जैसे उस कारखाने में कितनी खिड़कियां होंगी, कारखाने का जो चिमनी रहेगा जहाँ से धुआं निकलता है वो कितनी ऊंचाई पर रहेगा, कारखाने से निकलने वाले पानी पर आपको पहले प्रक्रिया करना पड़ेगा, उस कारखाने में कितने कारीगर कार्य करेंगे, ये सारे मापदंड सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इन सभी मापदंडों का पालन करते हुए वो कंपनी धारक जो है कंपनी स्थापित कर सकता है। यदि वह इन सभी नियमों और कानूनों का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति को 5 वर्ष की कैद है, 5 वर्ष की कारावास मिलेगा और 1 लाख रुपए उसको आर्थिक दंडित किया जाएगा। पर्यावरण विषय कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण की स्थापना 2010 में अंदर की गई है। ये एक कानून है, एक कार्यालय है, इसकी स्थापना 2010 में की गई है ताकि पर्यावरण विषयक जितने भी कानून हैं उन सभी कानूनों का क्या किया जाए, पालन अच्छी तरह से हो। बराबर है। तो चलिए अगला कानून देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण कानून। वन्य जीव मतलब इसके
वन्य जीव मतलब जो वनों में जीव रहते हैं उनके बारे में संरक्षण कानून बनाया 1972 में। जैसे संविधान में बहुत सारी धाराएं होती है, उसके अंदर धारा 49 अ के अनुसार दुर्लभ हो रहे मतलब ऐसे कुछ प्राणी हैं जो अभी गायब हो रहे हैं, ठीक है। जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, ये दुर्लभ प्राणियों के अंदर आ जाते हैं। दुर्लभ प्राणियों का व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना। अगर कोई व्यक्ति उन बाघ शेर का क्या करता, व्यापार करता, उनके चमड़े का, उनके दांतों का, तो उस पर क्या लगाना, प्रतिबंध लगाना। धारा 49 अ के अनुसार, कलम 49 ब के अनुसार वन्य प्राणियों के चमड़े द्वारा अवयव द्वारा निर्मित वस्तुओं पूर्ण प्रतिबंध लगाना। अगर वन्य प्राणियों के चमड़े द्वारा कोई चीज़ बनाई जाती है, जैसे बेल्ट हो गया, पर्स हो गए, लड़कियों के पर्स होते, ये सारी चीज़ें हो गए, बैग हो गए, अगर उन चमड़ों का इस्तेमाल करके या अवयव दांतों और उनकी खालों से अगर कोई चीज़ बनाई जा रही है तो उस पर क्या लगाना, प्रतिबंध लगाना और उस व्यक्ति को क्या करना, दंडित करना, ठीक है। कलम 49 क के अनुसार व्यापारी के पास यदि दुर्लभ वन्य प्राणियों के वस्तुओं का संग्रह किया गया तो उसे तुरंत घोषित करना बंधनकारक है। यदि कोई व्यक्ति है जिसके पास दुर्लभ प्राणियों के कुछ अंग है, जैसे उसके पास दांत है या उसके पास हड्डियां, उसके पास खाल है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, घोषित करना पड़ेगा मेरे पास ये सारी चीजें हैं। यदि वो छुपा के रखता है तो सरकार क्या करेगी, उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, 3 कानून हमने पढ़ा, वन संवर्धन अधिनियम 1980 और वन संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण 1972, ठीक है। ये तीनों कानून के बारे में पढ़ा है और उम्मीद है आपको तीनों कानून के बारे में समझा होगा। ये सारे तीनों कानून सरकार द्वारा बनाएगी ताकि हमारा जो वन संवर्धन है वो अच्छी तरह से हो जाए और वन्य जीवों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। इसके लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस संस्था की स्थापना की गई, कब, 2010 में की गई थी। बराबर यहाँ तक। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो एक छोटे इंसान की बड़ी बात। यहाँ पर जादव मोलाई के बारे में बात किया गया। स्टूडेंट्स, ये व्यक्ति का नाम क्या है, जादव मोलाई। ये व्यक्ति ने आसाम में, कहाँ पर, आसाम में एक जंगल का पूरा निर्माण कर दिया था, ठीक है। 16 साल की उम्र से जंगल में काम कर रहा था और पूरे जंगल का निर्माण कर दिया था। 1360 एकड़ जमीन में पूरा जंगल तैयार किया गया था। इसलिए इसको सम्मानित करने के लिए पद्मश्री भारत द्वारा पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। आसाम राज्य के जादव मोलाई पायांग एक कर्तव्य दक्ष मनुष्य है। 1963 में जन्म मोलाई उम्र 16 वर्ष से जंगल में कामगार के रूप में काम कर रहा था। 16 साल की उम्र से जंगल में क्या करता था, ये काम करता। गांव के पास बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी थी, एक ब्रह्मपुत्र नदी थी जिसकी वजह से बाढ़ आने की वजह से वहां पर बहुत सारी सांपों की संख्या में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बाढ़ आने से असंख्य सांप क्या हो गए, मर गए और इस पर उपाय योजना के रूप में वहां के सामाजिक वनीकरण विभाग ने प्रथम बांस के केवल 20 पौधे लगाए। बांस आपको मालूम हो, लंबे जो पेड़ होते हैं बांस होते हैं, ठीक है। और ये बांस में क्या होता है, सांप रहने की व्यवस्था होती है, ठीक है। बांसों में सांप ज्यादा रहते हैं। केवल 20 पौधे लगाए। इसकी देखभाल करने के लिए मोलाई वह भी अन्य जंगल मजदूरों के साथ था, मतलब 20 बांस के पेड़ लगाए और अलग अलग लोगों को वहां पर देखभाल करने के लिए रखा गया था। उसमें से मोलाई भी एक व्यक्ति था। यह योजना बंद होने के बावजूद मोलाई का कार्य अविरत शुरू रहा। योजना तो बंद होना, उसकी देखभाल करना, कार्य निरंतर रखने का परिणाम यह हुआ कि जिस परिसर में एक भी वृक्ष नहीं था, जहां पर एक भी वृक्ष नहीं था आसाम में, आज वहां पर इस व्यक्ति ने 1360 एकड़ में जंगल तैयार कर दिया है। आज आसाम के जोहरा कोकिलामुख में जंगल मोलाई के 30 वर्षों के अथक परिश्रम से निर्माण हुआ है। ये आसाम में जोहरा नाम की जगह है, कोकिलामुख में। यह मोलाई के नाम से, मोलाई के 30 वर्षों के अथक परिश्रम के कारण यह जंगल निर्माण किया गया है। इस अतुलनीय कार्य के लिए उसे भारत सरकार से पद्मश्री इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है। इतने बड़े कार्य के लिए जादव मोलाई को पद्मश्री प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज इस जंगल को मोलाई जंगल के नाम से जाना जाता है। अनेक लोग मिलकर पूरा जंगल नष्ट कर देते हैं, परंतु किसी मनुष्य ने अपने मन में ठान लिया तो पूरा का पूरा जंगल निर्माण कर सकता है। ये हमें एक संदेश देने का प्रयास किया गया है मोलाई द्वारा, ठीक है। जादव मोलाई द्वारा एक हमें संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अनेक लोग मिलकर एक पूरा जंगल नष्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि एक मनुष्य ने ठान लिया तो पूरा जंगल निर्माण कर सकता है। इस जादव मोलाई का एग्जाम्पल द्वारा हमें संदेश देने का प्रयास किया गया है, ठीक है। टॉपिक हमारा है पर्यावरण संवर्धन और जैव विविधता, ठीक है। जैव विविधता मतलब, जैव मतलब होता है कोई भी जीवित जानवर हो गया, वनस्पतियां हो गई, जैव आपको मालूम है सजीव। विविधता मतलब उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन होना, ठीक है। अलग अलग
परिवर्तन होना। जैसे हमारा भारत देश में क्या है, जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग लोग रहने वाले, अलग अलग जाति को मानने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते, तो हमारा भारत भी क्या है, विविधताओं से परिपूर्ण है। पर्यावरण संवर्धन और जैव विविधता, इसके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे आपको मालूम, पर्यावरण संवर्धन और प्रदूषण से हमको बचाना चाहिए हमारे पर्यावरण को। यदि पर्यावरण बचेगा तभी सजीवों का अस्तित्व रहेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे घातक परिणाम सजीवों पर होता है। सही बात है, यदि पर्यावरण का प्रदूषण हुआ तो सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ेगा स्टूडेंट? सजीवों पर पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि पर्यावरण का उपयोग कौन करता है? सजीव करते हैं। पृथ्वी पर हमारी सजीव सृष्टि विविधताओं से भरी हुई है। हमारी जो सजीव सृष्टि है वो विविधताओं से भरी हुई है। हमारे भारत में देख लिया, अलग अलग राज्यों में रहने वाले लोग का रंग, कलर, उनका खाना पीना, उनके घरों की रचना, उनके बोली, उनका जो भी संस्कृति, उनका तीज त्योहार, ये सारी चीज़ों में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है भारत के अंदर। इन विविध प्रकार के वनस्पति प्राणियों का अस्तित्व था। आज हम देखते हैं कि पिछली पीढ़ियों द्वारा सुने गए विशिष्ट प्राणी देखने को नहीं मिलते, लेकिन आज हम लोग बहुत लोगों को सुनने मिलता है कि ये सारे जानवर पहले थे, लेकिन आज वो लोग है क्या? नहीं है। क्यों? पर्यावरण का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है कि वो सारे प्राणी क्या हो गए? लुप्त हो चुके। जैसे डायनासोर का नाम आता है, ठीक है, ये सारे प्राणी पहले थे, ऐसा हमारे पूर्वज बोलते हैं, लेकिन हमने उनको देखा है क्या? नहीं देखा, क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषण की वजह से इनका क्या हो गया है? नाश हो गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले एक ही जाति में व्यक्तिगत तथा आनुवंशिक भेद, सजीवों की जाति के विविध प्रकारों की परिसंस्था, इन सभी के कारण उस स्थान पर प्राकृतिक को जो सजीव सृष्टि समृद्धि हुई है उसे जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में पाए जाने वाले व्यक्तिगत या आनुवंशिक भेद, या बोल सकते हो किसी एक जाति में या परिसंस्था में जो परिवर्तन आया है उसे हम लोग क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहते हैं। सही बात है, व्यक्तिगत रूप में हो या आनुवंशिक भेद हो या किसी एक जाति में हो या किसी एक परिसंस्था में जो भी परिवर्तन आपको दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जैव विविधता। जैव विविधता ये 3 स्तर में दिखाई देती है। पहला है आनुवंशिक जैव विविधता, दूसरा है प्रजाति की जैव विविधता, और इसके बाद है परिसंस्था जैव विविधता। एक के बाद ये तीनों परिसंस्थाओं के बारे में लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखा आनुवंशिक जैव विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके अंदर किसी एक समूह के अंदर अगर बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? आनुवंशिक जैव विविधता। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं स्टूडेंट? जनुक पाए जाते हैं। अगर इस जनुक के अंदर कोई परिवर्तन होगा, उससे बनने वाला जो नया सजीव रहेगा उसके अंदर भी परिवर्तन पाएगा, उससे बनने वाला जो नया सजीव रहेगा उसके अंदर भी परिवर्तन पाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है? आनुवंशिक विविधता कहते हैं। जब एक ही प्रजाति के सजीवों में भिन्नता पाई जाती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो उसे क्या कहा जाता है? आनुवंशिक विविधता कहते हैं। एक ही जाति के सजीवों में पाई जाने वाली विविधता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। उदाहरण, मनुष्य के द्वारा अपेक्षा थोड़ा भिन्न होता है। ठीक है, मनुष्य दूसरे मनुष्य से क्या होता है? भिन्न होते हैं। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर सब क्या है? मनुष्य, लेकिन सब एक दूसरे से क्या है? विविधता है, विभिन्न है। ठीक है, इनमें सब में क्या पाई जा रही है? भिन्नता पाई जा रही है। इसे क्या कहा जाएगा? आनुवंशिक भिन्नता कहते हैं। यदि पुनरुत्पादन मतलब प्रजनन के दौरान यदि इनके अंदर भिन्नता नहीं पाई गई, आनुवंशिक भिन्नता नहीं पाएगी, तो इनका अस्तित्व समाज में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो इनके अंदर आनुवंशिक भिन्नता होनी चाहिए, तभी इनका जो सृष्टि है वो सजीव सृष्टि में रह पाएंगे लोग। पुनरुत्पादन प्रक्रिया में सहभागी होने वाले सजीवों में आनुवंशिक विविधता कम हुई तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। यदि जो प्रजनन वाली प्रक्रियाएं करते हैं लोग, ठीक है, ये आनुवंशिक विविधता में जो प्रजनन प्रक्रिया से नया सजीव तैयार करते हैं, यदि इनके अंदर आनुवंशिक विविधता कम हो गई तो धीरे धीरे प्रजाति क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई विविधता दिखेगी नहीं। ठीक है, और जो नया सजीव तैयार होगा वह पर्यावरण के अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। चलिए अब दूसरा प्रकार देख लेते हैं। स्टूडेंट, दूसरा प्रकार है प्रजाति की विविधता, स्पेसीज डाइवर्सिटी। इसके अंदर किसी एक जात के अंदर होगा, किसी एक रीजन के अंदर होगा। ठीक है, जैसे मान लेते प्राणी, ठीक है, मान लेते किसके अंदर? प्राणियों के अंदर। आप प्राणियों में अलग अलग देख रहे हो, ठीक है, कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, बकरी है, मनुष्य है, तो उसके अंदर कितना परिवर्तन दिखाई दे रहा है? तो ये हो जाएगा प्रजाति की विविधता। प्राणियों की प्रजाति में जो भिन्नता दिखाई दे रही है उसको प्रजाति विविधता में हम लोग एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं। एक ही प्रदेश में एक ही प्रजाति के प्राणियों में, प्रदेश एक ही है और एक ही प्रजाति प्राणी में अगर वनस्पतियों में जो विविधता पाई जाती है उसे प्रजाति की विविधता कहते हैं। मतलब एक ही प्रदेश है और एक ही प्रदेश में पाए जाने वाले किसी एक ही प्राणी या किसी एक ही वनस्पतियों के समूह में जो परिवर्तन दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? प्रजातियों की विविधता। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? प्रजाति विविधता में वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार का समावेश हो सकता है। वनस्पतियों का समावेश हो सकता है, प्राणियों का, सूक्ष्मजीवों का, इनका समावेश किसके अंदर आ जाएगा?
प्रजाति जैव विविधता के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलिए अगला प्रकार हमारा परिसंस्था की जैव विविधता। परिसंस्था मतलब आपको समझता है किसी एक परिसंस्था, जैसे जल परिसंस्था हो गई, जंगल परिसंस्था हो गई, भू परिसंस्था हो गई, तो किसी एक परिसंस्था में जो परिवर्तन आपको दिखाई देगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिसंस्था की विविधता। जैसे अगर जल परिसंस्था हम लोग देखें तो जल परिसंस्था में मेढक है, मगरमच्छ है, छोटी मछली है, बड़ी मछली है, खारे पानी मछली है, मीठे पानी की मछली है, तो इसके अंदर कितना भिन्नता दिखाई देती है। उसके अंदर छोटी मछलियाँ और छोटे छोटे वनस्पतियाँ भी दिखाई देती है, तो इसे क्या कहा जाएगा? परिसंस्था की विविधता कहेंगे। प्रत्येक प्रदेश में अनेक परिसंस्था का समावेश होता है। सही बात है, अलग अलग परिसंस्था, जंगल परिसंस्था, जल परिसंस्था, मीठे पानी की परिसंस्था, खारे पानी की परिसंस्था, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया हुआ है सारी चीज़ें। तो ठीक है, ये अनेक प्रकार की क्या होती है? परिसंस्थाओं का समावेश होता है। किसी प्रदेश के प्राणी, वनस्पति, आदिवास, पर्यावरण के अंतर, इन संबंधों में परिसंस्था की निर्मित होती है। आप सभी को मालूम है किसी प्रदेश में प्राणी और वनस्पतियों में जो और वहाँ के अधिवास और पर्यावरण, इनके संबंधों में निरंतर क्या होता है? परिसंस्था का निर्माण होते रहता है। प्रत्येक परिसंस्था प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्मजीव और अजैविक घटकों से भिन्न भिन्न होते हैं। जितनी भी परिसंस्थाएं वो एक दूसरे से क्या रहेगी? भिन्न भिन्न रहेगी, अलग अलग। कोई परिसंस्था प्राणियों में भिन्न रहेगी, कोई परिसंस्था वनस्पतियों में भिन्न रहेंगी, कोई परिसंस्था सूक्ष्मजीवों में भिन्न रहेगी, कोई परिसंस्था जैविक घटकों में भिन्न। जितनी भी परिसंस्थाएं होती है वो एक दूसरे से क्या होती है? भिन्न होती है। भिन्न मतलब अलग होती है। अर्थात प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित इस प्रकार के दो स्वतंत्र परिसंस्थाएं निर्मित होती हैं। दो प्रकार की परिसंस्थाएं हमारे पास है। पहली परिसंस्था प्राकृतिक निर्मित, दूसरी मानव निर्मित। समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है देवराई। देवराई मतलब देव के नाम से। अगर देखो जंगल को बचाना है तो बहुत ऐसे जंगल होते हैं, बहुत ऐसे अभयारण्य हैं जिनको देव के नाम से आरक्षित किया जाता है, क्योंकि हमारे समाज में ईश्वर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर किसी जंगल को ईश्वर के नाम से संबोधित किया जाए तो लोग क्या करते हैं? उस जंगल में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते और जंगल जो रहता है सही सलामत बचा रहता है। तो ऐसे हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे जंगल हैं जिनको ईश्वर के नाम से घोषित कर दिया गया है। इनको ईश्वर के नाम से घोषित करने का क्या फायदा होता है? ताकि वहां के लोग उस जंगल में किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए, जंगल की कटाई न करें। तो ईश्वर के नाम से आरक्षित किए गए जंगलों को हम लोग क्या कहा जाता है? देवराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? देवराई कहा जाता है। देव के नाम पर आरक्षित और पवित्र समझे जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? देवराई कहते हैं। देव के नाम से, भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से जो भी जंगलों को रखा जाता है उनका नाम, उससे हम लोग क्या कहेंगे? देवराई करेंगे। परंपरा से चले आ रहे जंगल सरकार वन विभाग द्वारा न संभाल कर समाज द्वारा संभाले जाते हैं। मतलब ये जो जंगल होते हैं इस पर कोई सरकार नहीं संभालती है, ठीक है, या कोई भी संस्था नहीं संभालती। इसे क्या कौन संभालता है? समाज। वहाँ के लोग ही इसको संभालते हैं, क्योंकि उसको उस जंगल को किसी ईश्वर का नाम दे दिया गया है। तो जब ईश्वर का नाम दे दिया जाएगा तो उस जंगल को ना कोई काटेगा ना उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा। ईश्वर के नाम से आरक्षित होने के कारण इन वनों को एक प्रकार का संरक्षण कवच प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। यदि उस जंगल को ईश्वर का नाम दिया जाए तो उसको एक संरक्षण कवच प्राप्त हो जाता है। कोई भी उस जंगल में किसी एक पेड़ को काटने से पहले वो सोचेगा, क्योंकि वो ईश्वर के नाम से आरक्षित की गई है। भारत में केवल पश्चिमी घाट में नहीं, भारत में आप देखो सबसे ज्यादा देवराई कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ये जो मैंने डायग्राम यहाँ पर बनाया है ये पश्चिमी घाट के देवराई का लिया हुआ है, और ये जो है मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पश्चिमी घाट में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में देवराई फैले हुए हैं। भारत में से 13,000 से भी अधिक देवराई सूचित की गई है, ठीक है। 13,000 से ज्यादा देवराई पाई जाती है पूरे भारत के अंदर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। समझ में आ गया देवराई? चलिए अब आगे देखते हैं। टॉपिक है जैव विविधताओं का संवर्धन कैसे करेंगे आप। यदि आपको बोला जाए कि आपको जैव विविधता का संवर्धन करना है तो आप क्या करेंगे? क्या क्या कदम उठाएंगे आप? तो सबसे पहला, दुर्लभ प्रजातियों के सजीवों का संरक्षण करना। मतलब ऐसी प्रजाति जो दुर्लभ हो रही हैं, जो गायब हो रही है, जो आने वाले 10 साल 20 साल 50 साल के बाद गायब हो जा रही है, उनका क्या करेंगे हम लोग? संरक्षण करेंगे, ठीक है, उनको संभाल कर रखेंगे। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का निर्माण करना, ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय अभयारण्य और उद्यानों का क्या करना? निर्माण करना, जैसे जादव मोलाई ने किया था, ठीक है। आसाम में जादव मोलाई ने 1360 एकड़ जमीन पर पूरी जंगल का निर्माण कर दिया था। तो उसी तरह अलग अलग जंगलों का या अभयारण्यों का क्या करना? निर्माण करना। कुछ क्षेत्रों को आरक्षित जैव विभाग के रूप में घोषित कर देना। अगर वहां पर बहुत ज्यादा पेड़ है, बहुत ज्यादा जंगल है, तो उसको क्या करना? आरक्षित घोषित कर देना। आरक्षित घोषित करने से क्या होगा? वहां के लोग उस जंगल में किसी प्रकार की नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। विशिष्ट प्रजातियों के संवर्धन के लिए विशेष प्रकल्प शुरू करना। अलग अलग प्रजाति जो होते हैं उनके लिए संवर्धन के लिए अलग अलग प्रकल्प शुरू करना। जैसे अभी हमारे भारत में शेर के लिए, चीता के लिए प्रकल्प शुरू किया गया है। शेर और चीता के लिए इनको बचा के रखना भारत में, इनकी संख्या बहुत ज्यादा कम हो रही है।
यदि इन जो दुर्लभ प्रजाति अगर इनका कोई शिकार करता है, इनका कोई बुरा उपयोग करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। मैंने ऊपर बता दिया वीडियो में। प्राणियों एवं वनस्पतियों का संवर्धन करना, जितने प्राणी एवं वनस्पति उनका संवर्धन करना, और कानून जो भी भारत सरकार ने कानून बनाए उन कानूनों का क्या करना, पालन करना। पारंपरिक ज्ञान को अभिलिखित करके रखना, जो भी पारंपरिक ज्ञान है उनको अभिलिखित करके रखना, ताकि हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये सब जानकारी मिले और वे सब पर्यावरण को क्या करे, संरक्षण प्रदान करे और उनका संवर्धन करे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो जैव विविधताओं का संवर्धन कैसे करेंगे, यहाँ पर टोटल 7 पॉइंट दिया मैंने और 7 पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको ये 7 पॉइंट समझा होगा। तो चलिए एक पॉइंट लिखे रखा है, ग्रीन पीस या पर्यावरण विषय में कार्यरत विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। वैसे देखा जाए तो पूरे विश्व में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण संवर्धन के लिए क्या कर रही है, कार्य कर रही है, लेकिन ग्रीन पीस क्या उनमें से सबसे बड़ी संस्था है, क्योंकि इसके अंदर 26 देश और 50 लाख से अधिक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ रहा है क्या? इनको याद रखिए, ग्रीन पीस पूरे विश्व के सबसे बड़ी संस्था है जो पर्यावरण विषय में क्या करी, कार्य कर रही है। अब आगे देखते हैं, यदि पर्यावरण को बचाना है, यदि पर्यावरण का संवर्धन करना है तो आप कौन सी भूमिका निभाओगे। यहाँ पर बहुत सारी भूमिकाएं मैंने लिख के रखी हैं, तो आप कौन सी भूमिका निभाओगे? आप संभालोगे या नियंत्रण करोगे या निर्मित करोगे या प्रचार प्रसार करोगे, प्रतिबंध लगाओगे या रक्षण करोगे? आपकी भूमिका क्या होगी? इसमें से कोई भी भूमिका आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हो। संभालना मतलब जो भी उपलब्ध साधन है, जो पर्यावरण में उपलब्ध साधन है उनको क्या करना, संभाल के रखना। नियंत्रण करना मतलब हानि होने से रोकना, हानि होने वाली कृति को रोकना। मानसिकता में बदलाव लाना, जो लोगों की मानसिकता है जंगलों काटने की, उनकी मानसिकता में क्या लाना, बदलाव लाना। निर्मित करना मतलब पूरा जंगल निर्मित कर सकते हैं, जादो मोलाई जैसा। पर्यावरण में हानि हुए घटकों को पुनर्जीवित करना, कोई पेड़ अगर टूट चुका है तो उसकी जगह नया पेड़ लगाना, नव निर्माण के लिए प्रयास करना है, नए नए पेड़ लगाना है, नए नए प्रजातियों को जन्म देने के लिए उसका माहौल बनाना। ठीक है, प्रचार प्रसार करना। यदि हम लोग ये सारे काम नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग प्रचार प्रसार तो कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से किसी को बता सकते हैं, मार्गदर्शन के माध्यम से, जन जागृति के माध्यम से, अनुकरण, संगठन और प्रत्यक्ष सहभाग, ये सभी चीज़ों से हम लोग पर्यावरण में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। प्रतिबंध, संभावित खतरे को रोकना, जो भी खतरे आने वाले उनको रोकना। नई कृति कार्यक्रम का नियोजन करना, पर्यावरण संबंधित अलग अलग कार्यक्रमों का नियोजन करना। जिस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है उस दिन अलग अलग कार्यक्रमों का नियोजन करके समाज में जन जागृति फैलाना। अनैतिक एवं घातक भूमिका को प्रतिबंध लगाना, जो भी अनैतिक कार्य उन पर रोक लगाना। रक्षण मतलब रक्षा करना, जो भी बाकी है उसका क्या करो, रक्षण करो। अभी जो भी प्रजातियां दुर्लभ हो रही है, जितनी भी बची हुई है उनका क्या करना, रक्षण करना। हानि हुए घटकों का हानि होने से बचाना, जिन घटकों का हानि हो चुका है उसका वापस से हानि ना हो जाए, इस बात का ख्याल रखना। अभी तक जहां हानि नहीं हुई उसका रक्षण करना। ऐसे स्थान देखो जहां पर अभी तक हानि नहीं हुआ है तो उनका क्या करना, रक्षण करना, वहां पर आरक्षित जगह घोषित कर देना। अज्ञात क्षेत्र का संरक्षण करना। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए हमारी भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोग के लिए कि पूरे महाराष्ट्र में कितने देवराई हैं? कम से कम 3 से 4 देवराई आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, महाराष्ट्र के अंदर पाई जाने वाली देवराई के नाम। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही करने वाले हैं। तो उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हमने देखा पर्यावरण संवर्धन हमारी जवाबदारी क्या है, पर्यावरण के लिए संबंधित कौन कौन से कानून बनाए गए, फिर जादव मोलाई के बारे में मैंने बताया, फिर पर्यावरण संवर्धन और जैव विविधता, फिर जैव विविधता के 3 प्रकार मैंने बताए थे, फिर देवराई क्या होता है। ठीक है, आप पर्यावरण संवर्धन कैसे कर सकते हो और पर्यावरण संवर्धन में आपकी भूमिका क्या हो सकती है, संरक्षण करोगे, प्रतिबंध लगाओगे, प्रचार प्रसार करोगे, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में अध्ययन किया और पूरी कोशिश की है मैंने पूरे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। स्टूडेंट्स, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।